Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 231, मायरा की हालत खराब, प्रिया की चाल। उनकी बात सुनकर मोक्ष ईशानी की गाल को प्यार से किस करके बोला, क्यों ना ये मेरी गार्ड से मार खाए जब तक ये बेहोश नहीं हो जाती। उसकी बात सुनकर मायरा की पैर कांपने लगे, क्या इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी सजा देना चाहता है मोक्ष उसे। संगीता जी जल्दी से आगे आकर बोली, मोक्ष तुम ये क्या कह रहे हो, मायरा कितनी छोटी है, वो कैसे तुम्हारे गार्ड्स की मार को सहन कर पाएगी। उसने बस कुछ बातें बोली है, क्या इसके लिए तुम उसे इतनी बड़ी सजा देना चाहते हो। क्या तुम वरुण और अपने दोस्ती का ख्याल रख के मायरा को एक बार के लिए माफ नहीं कर सकती हो। संगीता जी की बात सुनकर मोक्ष की आंखें ठंडी हो गई। वो संगीता जी को घूरते हुए बोला, दोस्ती का खाया है इसलिए तो इतनी छोटी सजा दे रहा हूं, वरना आपको क्या लगता है, मेरी बीबी के बारे में कोई गलत अफवाहें फैलाता तो क्या मैं उसे जिंदा छोड़ देता। मोक्ष की बातें सुनकर और उसकी आंखें देखकर संगीता जी अंदर तक डर गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो ईशानी की वजह से उनके बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है, और यहाँ उनकी प्यारी बेटी को मोक्ष मारना चाहता है। वहीं बाकी सब भी हैरान थे, सिर्फ ईशानी की दोस्त नव्या और जैकी ही वहां खुश थे। वो सब तो मायरा को मार खाते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मायरा की चारों दोस्त तो हैरान थे, अब वो पूरी तरह से समझ गए थे कि मायरा ने उन्हें जो कुछ भी बोला था सब कुछ झूठ है। जो उसने मोक्ष और उसकी रिलेशन के बारे में बताया था, वो भी पूरी तरह से झूठ था। उन दोनों के बीच तो कभी कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं था। चारों मायरा को गुस्सा और घिन भरी नजरों से देख रहे थे। ये मायरा और समीरा ही थी जिनकी वजह से उन सब ने भी ईशानी को टारगेट किया था। अब जब टीना और सम्मीता की फैमिली बर्बादी के कगार पर है, तो उन लोगों ने भी मायरा को उनके बीच में खींच लिया। मोक्ष ने बाहर से गार्ड को बुलाया, तो दो गार्ड एंड आ गए। उन दोनों गार्ड्स को देखकर मायरा तो थर थर कांपने लगी थी। वो धीरे धीरे अपनी कदम पीछे लेने लगी। नहीं, नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, वो मोक्ष को देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैंने बस कुछ बातें कही थी। और ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच सकते। मैं बस ईशानी को तुम्हारे साथ देखकर और उसके लिए तुम्हारे मन इतना प्यार देखकर थोड़ा पॉजेसिव हो गई थी, कि आखिर में क्यों तुम्हें ईशानी के सामने हार गई। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ईशानी के बारे में ऐसी बातें कभी नहीं बोलूंगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम हो कौन जो मेरी बीबी का नाम ऐसे ले रही हो। इस वक्त मोक्ष और भी गुस्से में आ गया था। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसकी बीबी के सामने ही कहे कि वो उसे पसंद करती है। अगर यहाँ सब ना होते और अगर मायरा उसकी दोस्त की बहन ना होती तो वो मायरा को मारकर चिल कौवे के आगे फेंक देता। और क्या कहा तुमने, तुम हार गई। मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपनी बीबी, अपनी बेबी डॉल का था। तो किसी और का मुझ पर कोई हम नहीं जो वो मुझे हार जाए। मेरे ऊपर हक तो मैंने अपनी बीबी के सिवा किसी को भी नहीं दिया है। तो तुम जैसी दो कौड़ी की कचरे की ढेर की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो वो मेरी बीबी के बारे में सोचे भी। अगर तुम मेरे दोस्त की बहन ना होती, तो तुम अब तक यहाँ खड़ी नहीं होती, अब तक तुम मर चुकी होती। क्योंकि मेरी बीबी के बारे एक भी गलत शब्द मुझे बर्दाश्त नहीं है। और जो कोई भी मेरी बीबी की इंसल्ट करेगा उसे अपनी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना कहकर उसने सबकी तरफ ठंडे भाव से देखा। उसकी इतनी ठंडी और जानलेवा नजर देखकर मायरा की चारों दोस्त के साथ साथ उसकी मम्मी, डैड और संगीता जी भी डर कर दो कदम पीछे हट गई। मोक्ष की मुंह से आपने लिए इतनी बेइज्जती भरी बातें सुनकर और ईशानी के लिए मोक्ष का इतना प्रोटेक्टिव नेचर देखकर मायरा को तो और भी जलन और गुस्सा आ रहा था। भले ही दो डर में थी, पर उसे आपने जलन और गुस्से के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी गाल पर एक जोर की थापड़ पड़ी, जिसकी इम्पैक्ट से वो जमी पर ही गई। उसे ऐसा लग जैसे उसके आने सब कुछ अंधेरा हो गया हो। मोक्ष के ट्रेंड गार्ड की मार मायरा भला कैसे बर्दाश्त करती, उसे आज तक ऐसे मार नहीं पड़ी थी। वो जैसे ही होश में आए और अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा तो गार्ड ने फिर से थापड़ जड़ दिया। मायरा को अपनी गाल पर इस वक्त बहुत जलन हो रहा था। वो तो सुन पड़ गई थी। गार्ड रुका नहीं, वो एक के बाद एक थापड़ मारने लगा। मायरा को तो संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा था, उन सबको रोकना तो दूर की बात। वहीं समीरा डर के मारे एक कोने में खड़ी हुई थी। उसे डर था कि कहीं उसकी दी तरह उसे भी मार ना पड़ जाए।
मायरा से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो चिल्लाने लगी। संगीता जी ने जब अपनी प्यारी बेटी को ऐसे रोते चिल्लाते देखा तो उनसे और सहन नहीं हुआ। वो मोक्ष की तरफ देखकर बोली, मोक्ष आपने गार्ड्स को रोको प्लीज, देखो मायरा की क्या हालत हो गई है। वो इसे और सहन नहीं कर पाएगी प्लीज। मोक्ष ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे उनकी बातें उसने सुना ही ना हो, जिस वजह से संगीता जी ने गुस्से में अपने दांत पिस लिए। वहीं मायरा की दोस्तों को अब एहसास हो रहा था कि टीना और सम्मीता ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगकर कितना अच्छा किया। वरना क्या पता इस वक्त वो सब भी मायरा की तरह इन बेरहम गार्ड से मार खा रहे होते। ये सोचकर ही उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा लग रहा था उनके सिर के ऊपर जो तलवार लटका हुआ था अब वो गायब है। उन चारों ने ही सोच लिया था कि वो अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर कभी भी ईशानी नाम की डेविल को परेशान नहीं करेंगे, और ना ही कभी उसकी रास्ते में आएंगे। वहीं मायरा जो चिल्ला रही थी वो अचानक बेहोश हो गई, उसे बहस देखकर गार्ड रुक गया। वहीं संगीता जी रोते हुए उसके पास बैठ गई। मायरा बच्ची उठो बेटा, कितनी बुरी हालत हो गई है मेरी बच्ची की। फिर मोक्ष की तरफ देखकर बोली, क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? देखो मेरी बेटी बेहोश हो गई, क्या अब मैं उसे यहाँ से ले जा सकती हूँ? उनकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोली, कितना हास्यास्पद है। मुझे जितना पता है मिसेस गोयनका, आपकी छोटी बेटी समीरा एक्टिंग सीख रही है। पर मुझे नहीं पता था कि मिस मायरा उससे भी अच्छी एक्ट्रेस होगी। मुझे लगता है उन्हें बिजनेस स्टडीज छोड़कर एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष समझ गया कि मायरा नाटक कर रही है, और उसकी बीवी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। वो तो उसे देखकर ही समझ गई होगी कि ये एक्टिंग कर रही है। तुम कहना क्या चाहते हो, मेरी बेटी बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या गार्ड ने उसे कितनी जोर से मारा है? उन्होंने इतना कहा था तभी मोक्ष अपनी कोल्ड वॉयस में बोला, इस पर पानी डाल दो। उसकी बात सुनकर कोई कुछ करता उससे पहले जैकी ने टेबल पर पड़ा ग्लास उठा लिया और मायरा के मुंह पर फेंक दिया। पानी पड़ते ही मायरा ने ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोल दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ईशानी ने उसकी नाटक कैसे पहचान लिया। मोक्ष उसे बिना देखे ईशानी की हाथ पकड़ा और गार्ड से बोला, जब तक ये पूरी तरह से बेहोश ना हो जाए, मारते रहो। इतना कहकर वो ईशानी को लेकर वहां से चला गया। मोक्ष तुम ऐसा नहीं कर सकते, संगीता जी चिल्लाती रह गई, पर मोक्ष नहीं रुका। वो ईशानी को लेकर बाहर चला गया था। गार्ड तो फिर से मायरा को मारने लगे। वहीं बहुत समर्थ और सात्विक थोड़े दूरी पर खड़े थे, पर मोक्ष और ईशानी की बाहर आते ही गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया, जिस वजह से वो दोनों की मोक्ष और ईशानी को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। मोक्ष और ईशानी दोनों थोड़ी देर में नीचे आ गए, और मोक्ष ईशानी को अपने कार में ले गया। बाकी गार्ड्स भी पीछे कार में बैठ गए, तो उनका कार वहां से निकल गया। वहीं उन सब के जाने के कुछ देर बाद संगीता जी के साथ जो दो गार्ड आए थे, वो जल्दी से ऑफिस की तरफ चले गए, क्योंकि अब तक मार खा खा कर मायरा पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। संगीता जी उसे पकड़कर रो रही थी, ऊपर से नीलेश जी उन्हें बार बार कॉल कर रहे थे। गार्ड के आते ही संगीता जी और समीरा मायरा को लेकर वहां से बाहर आ गई। मायरा बेहोश थी, गार्ड और संगीता जी उसे संभाल कर बाहर ला रहे थे। मायरा की चेहरा इस वक्त किसी फूल गया था, वो इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। वहीं अब तक मोक्ष के गार्ड्स के जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट समर्थ और सात्विक के पास आकर खड़े हो गए थे। जैसे ही मायरा बाहर आई, सब उसे देखकर हैरान ही गए। वो किसी सुअर से कम नहीं लग रही थी इस वक्त। उसकी मुंह, आंखें सब फूल गए थी। उसकी इस भयानक चेहरे को देखकर सब हैरान हो गए। जाते वक्त तो मायरा खूबसूरत थी, पर अंदर क्या हुआ जो ये ऐसी सुअर की तरह भयानक दिख रही है कि इसे पहचानना भी मुश्किल हो रही है। सभी स्टूडेंट मायरा को देखकर बातें करने लगे। जिन लड़कियों को मायरा ने सबसे छिपकर परेशान किया था, उन लोगों ने मायरा की फोटो भी खींच लिया। जब वो सब चले गए तो सभी स्टूडेंट बात करने लगे। समर्थ और सात्विक तो जानते थे कि जरूर मायरा ने कुछ किया होगा, जिस वजह से ईशानी ने ही उसे सजा दिया होगा। वो दोनों अब वहां नहीं रुके और वहां से चले गए। वैसे भी उन्हें पता चल गया शायद उन गार्ड्स के बीच ईशानी पहले ही यहां से जा चुकी है। मेहरा मैंशन। ईशानी मोक्ष के साथ उसके विला चली गई थी, इसलिए उसने नंदिनी को मैंशन चली जाने के लिए कहा था।
नंदिनी, इतना सब कुछ होने के बाद कॉलेज में और नहीं रुकी, सब आपने अपने घर के लिए निकल गए थे। नंदिनी भी मेहरा मैंशन में पहुंच गई थी। उसके पीछे पीछे ही रेहान और अयान भी आ रहे थे। हॉल में सभी बैठे हुए थे, वहां सिर्फ समीर नहीं था। दादाजी और दादी माँ ने जब नंदिनी को अकेली आते हुए देखा तो दादी माँ ने पूछा, बेटा, इशू बच्चा कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि उन्हें पता था कि ईशानी को अलग काम भी रहता है। नंदिनी उनके पास बैठते हुए बोली, नहीं दादी माँ, वो मोक्ष जीजू के साथ गई है, शायद राजवंश फैमिली से मिलने गई होगी। वैसे भी आज इतना कुछ हो गया, वो काफी गुस्से में होगी, अच्छा होगा वो जीजू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आए। उसकी बात सुनकर अब सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। दादाजी ने थोड़ी परेशान आवाज में पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो बच्चा गुस्से में है, क्या कुछ हुआ है कॉलेज में? हाँ, आज बहुत कुछ हुआ है, नंदन के कहने से भी ही अयान बोल पड़ा। तो सब कंफ्यूजन से देखने लगे। दर्शित अब और परेशान हो गया और पूछा, क्या हुआ है बच्चे को? फिर नंदिनी ने वहां जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। क्या उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई बच्चे को परेश करने की? तुम दोनों ने कल ही मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? दर्शित थोड़े गुस्से में चिंता करते हुए बोला। रिलैक्स दर्शित भाई, आपको क्या लगता है इशू को कोई इतनी आसानी से पास कर सकता है? वैसे भी आज उन्हें जो सबक मिला उसे वो सब जिंदगी भर याद रखेंगे। वहीं प्रिया जो साइड में खड़ी थी वो कल से कुछ नहीं खाई थी। आज ही उसने थोड़ा खाना खाया था, फिर भी उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसे दर्शित और बाकी सबका ईशानी के लिए इतना चिंता देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी सभी भाई उसे प्यार करते थे, पर दर्शित बचपन से ही उसे ज्यादा प्यार नहीं करता था। जिस वजह से उसे दर्शित का ईशानी के लिए इतना प्यार देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोली बनने का नाटक करते हुए बोली, पर आप सबको नहीं लगता है कि शायद ईशानी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गई थी? वो ऐसे सबको मार रही है, क्या इससे उसकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी? और तो और उसने उन सबको साझा दिया, उनकी बिजनेस पर अटैक किया। गोयनका फैमिली कितनी पावरफुल फैमिली है, अगर उन्होंने बदला लिया तो क्या होगा? शायद वो ईशानी की इतनी बड़ी कंपनी का कुछ नहीं कर सकते। पर क्या होगा अगर वो हमारे फैमिली बिजनेस को टारगेट करेंगे, तो क्या ये थोड़ा बुरा नहीं होगा? उसकी बात सुनकर सबकी आंखें ठंडी हो गई। चैप्टर 232 रोमांस। इंपोर्टेंट नोट। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के विला में, मोक्ष के रूम में इस वक्त मोक्ष और ईशानी अपनी प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। दोनों के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। मोक्ष ईशानी की होंठों को किसी पागल की तरह चूम रहा था। धीरे धीरे उसकी होंठों से वो उसकी नेक पर आ गया और चूमने लगा। धीरे धीरे वो उसकी नेक और कॉलरबोन को किस और बात कर रहा था। ईशानी की मदहोश भरी आहें मोक्ष को अंदर से सुकून दे रही थी। धीरे धीरे वो उसकी सीने पर आ गया और उसकी साइन को सहलाते हुए किस और बाइट करने लगा और सक करने लगा। दोनों ही मदहोश होने लगे थे। थोड़ी देर में मोक्ष ईशानी के अंदर समा गया। ईशानी की दर्द से चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि ये उसकी सेकंड टाइम था। मूर ने जब ईशानी को इतने दर्द में देखा तो उसने उसकी होंठों पर अपने होंठ रख दिए और प्यार से उसे चूमने लगा, जिस वजह से थोड़ी देर में ही ईशानी की दर्द थोड़ा कम हो गया और ईशानी की मीठी सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी। ईशानी की नाखून मोक्ष की पीठ पर गड़ रहे थे, जिससे मोक्ष और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। मोक्ष आज थोड़ा जेंटल तरीके से ईशानी को प्यार कर रहा था। 2 घंटे बाद ईशानी थक कर मोक्ष की बाहों में ही सो गई थी। वहीं मोक्ष ईशानी की गले और सीने को चूम रहा था। जब ईशानी कसमसाने लगी तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी बालों को प्यार से सहलाने लगा और एकटक ईशानी की चेहरे को देखने लगा। उसकी बालों की खुशबू को इन्हेल करने लगा। उसकी आंखों में ईशानी के लिए इस वक्त जुनून और पागलपन झलक रहा था और हद से ज्यादा प्यार भी झलक रहा था। ये उस मोक्ष से बिल्कुल अलग लग रहा था जो हमेशा ईशानी के सामने प्यार से बिहेव करता था। बेबी डॉल, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूं। तुम मेरा प्यार, जुनून, पागलपन सब कुछ हो। तुम्हारे लिए मैं इस पूरे दुनिया को तबाह कर सकता हूं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता है। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ बंध चुकी हो। अब अगर मेरी वो आइडेंटिटी तुम्हारे सामने आ भी जाए, तो भी तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। कभी भी नहीं, और अगर तुम कभी चाहो तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ
राजवंश विला में सब हॉल में बैठे हुए थे, तभी नरेंद्र जी अखिलेश जी से बोले, बेटा क्या सब कुछ हमारे प्राइवेट म्यूजियम में ठीक से अरेंज हो गया है? उनकी बात सुनकर अखिलेश जी बोले, हाँ डैड, सब कुछ हो गया है। हम कल से फिर से क्लब ओपन कर सकते हैं। मुझे तो अब से ये सोचकर मजा आ रहा है कि कल सबका रिएक्शन क्या होगा। जब वो सब इतने सारे एंटीक चीजें हमारे क्लब में देखेंगे, वो सब तो जल ही जाएंगे। क्योंकि वो सभी एंटीक तो गवर्नमेंट और बड़े बड़े म्यूजियम में भी नहीं है। उनकी बात सुनकर दादाजी ने भी एक्साइटेड होकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। उन्हें भी पता था कि उनकी बहू ने उन्हें सिर्फ तोहफा नहीं बल्कि खजाना दिया है, जिसे देखकर कोई भी लालच में आ सकता है। तभी कमल जी बोली, वो हमारी बहू की तरफ से था तो उसका खास होना कौन सी बड़ी बात है। मेरी पोता बहू तो खुद सबसे बड़ा खजाना है, जिसे हम संभाल कर रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे हमारी प्यारी बहू को चुरा के ले जाए। वैसे भी ईशानी जैसी बहू भला किसको नहीं चाहिए होगा।